कभी सोचा है ये जो देश है, नेशन है, ये आइडिया हमेशा से था क्या? नहीं। आज से कुछ 100 साल पहले तक दुनिया, खासकर यूरोप, बिल्कुल अलग था। वहां तो बस राजा थे, उनकी सल्तनतें थीं। तो फिर ये हम सब एक देश हैं वाली फीलिंग, ये सोच आई कहां से? चलिए आज इसी कमाल की कहानी को समझते हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये कोई मामूली पेंटिंग नहीं है। ये है फ्रेडरिक सोर्यू का एक सपना जो उन्होंने 1848 में देखा था। एक तरह से भविष्य की झलक। देखिए कैसे अलग अलग देशों के लोग अपने अपने झंडों के साथ एक लाइन में चले आ रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने से। और जमीन पर नजर डालिए, राजाओं के टूटे हुए ताज बिखरे पड़े हैं। ये सिर्फ एक आर्ट नहीं थी, ये एक ऐलान था, एक नए जमाने का। तो सपना क्या था? सपना था एक ऐसी दुनिया का जहां कोई राजा नहीं होगा, जहां लोग किसी की प्रजा बनकर नहीं, बल्कि एक देश के आजाद नागरिक बनकर जिएंगे। ये लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, मतलब आजादी और भाईचारे का एक ऐसा जबरदस्त वादा था जिसने पूरे यूरोप में बदलाव की आग सी लगा दी थी। तो चलिए पहले सेक्शन में यही समझते हैं कि इस सपने से पहले की दुनिया आखिर थी कैसी। मतलब अगर देश नहीं थे तो फिर क्या था? ये दुनिया थी निरंकुश राजाओं की, मतलब एब्सोल्यूट मोनार्की। जरा सोचिए ऑस्ट्रिया, हंगरी जैसे बड़े बड़े एम्पायर्स के बारे में। वहां एक ही राजा के नीचे जर्मन बोलने वाले भी थे, हंगेरियन भी, इटालियन भी, पोलिश भी, मतलब ढेरों अलग अलग भाषा और कल्चर वाले लोग। इनकी लॉयल्टी किसके लिए थी? अपने राजा के लिए, एक दूसरे के लिए नहीं। वो सब मिलकर एक देश या राष्ट्र नहीं थे। और फिर आया ये नया एकदम रेवोल्यूशनरी आइडिया, राष्ट्र का। फिलोसोफर अर्नस्ट रेनन ने इसे बहुत खूब समझाया। उन्होंने कहा एक देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता, ये तो एक डेली प्लेबिसाइट है। मतलब रोजाना होने वाली वोटिंग जहां लोग दिल से चुनते हैं कि हां हमें साथ रहना है। ये एक एहसास है, एक कलेक्टिव विल, एक पहचान। तो ठीक है, आइडिया तो अच्छा था, पर यह सिर्फ एक आइडिया से हकीकत कैसे बना? इसकी शुरुआत हुई एक चिंगारी से, और वो चिंगारी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांस के क्रांतिकारियों ने बाकायदा एक हाउ टू बिल्ड अ नेशन वाली गाइडबुक बना दी। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले एक नया झंडा बनाया, तिरंगा। फिर ला पैत्री यानी पितृभूमि और ले सितवाया यानी नागरिक जैसे नए आइडियाज लाए। एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, सबके लिए एक जैसे कानून। और हाँ, एक कॉमन भाषा फ्रेंच को बढ़ावा दिया ताकि सब एक दूसरे से जुड़ सकें। और देखिए ये आइडिया सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहा। क्रांतिकारियों ने ऐलान कर दिया कि भाई ये तो हमारी डेस्टिनी है, हमारा मिशन है कि हम पूरे यूरोप को इन राजा महाराजाओं से आजाद कराएंगे। और इस मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने जंग का रास्ता चुना। और फिर एंट्री होती है नेपोलियन की, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर। एक तरफ तो वो एक हीरो था, एक लिबरेटर, जहां भी गया अपने नेपोलियनिक कोर्ट से सबको कानून के सामने बराबर कर दिया, फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ वो एक विलन भी था। टैक्स बढ़ा दिए, सेंसरशिप लगा दी और लोगों को जबरदस्ती अपनी आर्मी में भर्ती करना शुरू कर दिया। तो वो हीरो भी था और विलन भी। अब नेपोलियन तो हार गया। पुरानी ताकतों ने सोचा चलो सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं। लेकिन राष्ट्रवाद का जो जिन बोतल से बाहर आ चुका था वो वापस जाने वाला नहीं था। यहीं से शुरू हुआ रिएक्शन और रेवोल्यूशन का एक नया दौर। 1815 में नेपोलियन के हारते ही यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतों ने वियना में एक मीटिंग की। उनका मकसद घड़ी की सुइयों को पीछे घुमाना। ये लोग थे कंजर्वेटिव्स यानी रूढ़िवादी। इन्हें क्रांति, बदलाव, इन सब चीजों से डर लगता था। ये चाहते थे कि राजशाही, चर्च, पुरानी व्यवस्था सब कुछ वापस आ जाए। और इसके लिए उन्होंने हर नए विचार को कुचलने की पूरी कोशिश की। लेकिन जैसा मैंने कहा, आग बुझी नहीं थी, ये दबी हुई थी। और इसे जिंदा रखा था लिबरल्स ने। ये पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग थे जो चाहते थे आजादी, बराबरी, अपना संविधान और हां अपना एक राष्ट्र। सरकारें इन्हें दबा रही थीं, तो ये लोग अंडरग्राउंड हो गए, सीक्रेट सोसाइटीज बनाने लगे, जैसे इटली में कार्बोनारी। और पता है, नेशनलिज्म सिर्फ पॉलिटिक्स और लड़ाइयों तक ही सीमित नहीं था। इसका एक कल्चरल साइड भी था, जिसे कहते हैं रोमांटिसिज्म। इसमें आर्टिस्ट, पोएट्स, म्यूजिशियंस, इन लोगों का मानना था कि किसी देश की असली आत्मा उसका वोल्कगाइस्ट, उसके लोक गीतों में, उसकी कहानियों में, उसके डांस में बसती है।
ग्रिम ब्रदर्स की कहानियां याद हैं? वो इसी मूवमेंट का हिस्सा थीं। और ये सारे आइडियाज, चाहे वो लिबरल हों या रोमांटिक, बार बार सतह पर आते रहे। 1821 में ग्रीस ने अपनी आज़ादी की लड़ाई शुरू की। 1830 में फ्रांस में फिर क्रांति हुई, जिसकी आग पूरे यूरोप में फैली। और फिर आया 1848 का साल, जब तो जैसे पूरे कॉन्टिनेंट में क्रांतियों का भूचाल ही आ गया। अब लोग चुप नहीं बैठने वाले थे। 1848 में जर्मनी में एक पल के लिए लगा कि सपना सच होने वाला है। पूरे जर्मनी से चुने हुए लोग फ्रैंकफर्ट शहर में एक पार्लियामेंट में इकट्ठा हुए। मकसद, एक होकर एक नया जर्मन राष्ट्र बनाना, जिसका अपना एक संविधान हो। उम्मीदें आसमान पर थीं। लेकिन ये सपना टूट गया। प्रशा के राजा, जिसे ताज ऑफर किया गया था, उसने मना कर दिया। और फिर आर्मी ने आकर इस पूरी पार्लियामेंट को ही खत्म कर दिया। ये एक बहुत बड़ा सबक था। सबक ये कि देश सिर्फ अच्छे विचारों और भाषणों से नहीं बनते, उन्हें बनाने के लिए ताकत चाहिए। तो अब स्टेज पर एंट्री होती है नए किरदारों की। अब नेशनलिज्म की बागडोर कवियों और प्रोफेसरों के हाथ में नहीं, बल्कि उन नेताओं के हाथ में थी जो ताकत की भाषा समझते थे, जिन्होंने देश कागज पर नहीं बल्कि खून और लोहे से बनाए। और इस नए दौर का सबसे बड़ा चेहरा था ऑटो वॉन बिस्मार्क, प्रशिया का आयरन चांसलर। उसका साफ कहना था, जर्मनी का भविष्य भाषणों या वोटों से नहीं बल्कि खून और लोहे से तय होगा। और उसने वही किया। एक के बाद एक 3 जंग लड़ी, डेनमार्क से, ऑस्ट्रिया से और फिर फ्रांस से, और जर्मनी को एक कर दिया। इटली के एक होने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। यहाँ 3 हीरो थे। पहले जुसेपे मैत्सिनी, वो इस सपने की आत्मा थे। फिर थे काउंट कैवूर, वो दिमाग थे जिन्होंने सारी डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स संभाली। और तीसरे थे जुसेपे गैरिबॉल्डी, वो तलवार थे जिन्होंने अपनी सेना के दम पर जीत हासिल की। आत्मा, दिमाग और तलवार, इन तीनों ने मिलकर इटली को एक देश बनाया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होते। 19वीं सदी खत्म होते होते नेशनलिज्म का चेहरा बदलने लगा। जो आइडिया लोगों को जोड़ने के लिए शुरू हुआ था, अब वो एक दोधारी तलवार बन चुका था। हुआ ये कि एकता का सपना अब खट्टा होने लगा। नेशनलिज्म, जो कभी आज़ादी और भाईचारे का प्रतीक था, अब वो अग्रेसिव हो गया। अब मेरा देश महान का मतलब बाकी सब बेकार होने लगा। ये राष्ट्रों के बीच कंपटीशन और साम्राज्यवाद का एक खतरनाक हथियार बन गया। और इसका सबसे खतरनाक नतीजा दिखा बाल्कन इलाके में। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां ढेरों अलग अलग कल्चर और धर्म के लोग रहते हैं, और उन पर राज करने वाला ऑटोमन एम्पायर कमजोर पड़ रहा है। नतीजा, हर ग्रुप अपना अलग देश बनाने और ज्यादा से ज्यादा जमीन कब्जा करने की होड़ में लग गया। ये इलाका एक बारूद के ढेर जैसा बन गया। और इस बारूद के ढेर में चिंगारी लगाने का काम कर रही थीं यूरोप की बड़ी ताकतें। हर कोई अपने फायदे के लिए इस आग में घी डाल रहा था। रूस अपने स्लाव भाइयों का साथ दे रहा था, तो ऑस्ट्रिया हंगरी उन्हें दबाना चाहता था। जर्मनी और ब्रिटेन भी अपना फायदा देख रहे थे। इस आपसी खींचतान ने हालातों को और भी ज्यादा विस्फोटक बना दिया। और यहीं आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुकते हैं। जिस नेशनलिज्म ने नए नए देश बनाए, लोगों को आजादी का सपना दिखाया, क्या उसी नेशनलिज्म ने देशों के बीच इतनी नफरत और कंपटीशन भी पैदा कर दिया कि दुनिया पहले विश्व युद्ध की आग में झुलस गई? ये एक ऐसी विरासत है जिसके बारे में सोचना आज भी बहुत जरूरी है।